आ जाओ भाई। चलिए बेटा स्टार्ट करें आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमारा जो टारगेट है वो है सप्लाई को खत्म करना, यूनिट को खत्म करना। इसके बाद हमारा जो काम बचेगा बेटा वो बचेगा थोड़ा सा इसकी समरी, बैक के क्वेश्चंस, एंड देन हम जाएंगे चैप्टर नंबर 1 पे जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स वाला सिलेबस खत्म। ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें बेटा अभी तक सप्लाई की, तो हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को करा। एक बार जल्दी से टिल डेट अभी तक रिकॉल करते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में और कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, खत्म करेंगे सप्लाई टॉपिक। ठीक है बेटा, एकदम याद है ना आपको, रिवाइज कर कर आए हो सारा, कुछ नहीं पढ़ा तुमने? इको पढ़ते हो तुम घर पे? लगता नहीं है तुम्हारी शक्लें देख के। पढ़ लिया करो बेटा प्लीज, पढ़ लिया करो बेटा, पढ़ लिया तो फिर डेली टेस्ट रखो। पढ़ लो बेटा, क्योंकि तुम्हें पता है 200 नंबर हर हफ्ते एक चैप्टर। ये मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा ना, उसके बाद में चैप्टर वाइज टेस्ट ले लूंगा। अभी तो जैसे क्यूमुलेटिव हो रहा है, पहला फिर पहला दूसरा तीसरा ऐसे हो रहा है ना। जब सिलेबस एंड हो जाएगा इकोनॉमिक्स वाला, हम बीसी के स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद कर लेंगे हर 2 वीक में एक चैप्टर का टेस्ट। ठीक है, हर हफ्ते में एक। अच्छा वो ना यार मैम का बड़ा बर्डन पड़ जाता है उससे, क्योंकि ना वो पूरा शेड्यूल में चलो ठीक है, चलो देखते देखते हैं। या तो ऐसा टेस्ट रखेंगे, पता कैसा रखेंगे, हफ्ते में एक दिन बनाएंगे सेपरेट और ओरल टेस्ट, और वही 10 10 की गड्डी लाऊंगा, 10 10 बांटता रहूंगा, और जो गलत बोलेगा उसमें एक एक रखता। ऐसे कर लेंगे, इंटरेस्टिंग होगा ना, तो मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। बेटा आज की क्लास में ना अपन लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे सप्लाई। भाई सप्लाई मैंने सबसे पहले बताया था, आपका जो सप्लाई है, सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी, सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी। जो प्रोड्यूसर क्या करता है, ऑफर फॉर सेल, प्रोड्यूसर क्या करता है, at various times over a period of supply is a no quantity। सप्लाई का मतलब था क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। जो सप्लाई क्या करता है, ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ क्वांटिटी। सप्लाई इज अ प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव और डायरेक्ट। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम सप्लाई। और इसी पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन को अगर मैं टेबल में रिप्रेजेंट करूंगा, इट इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल। क्या बोलते हैं, सप्लाई। और इसी को कर्व में दिखाऊंगा, इट इज कॉल्ड सप्लाई। और क्योंकि ये रिलेशन पॉजिटिव है तो कर्व कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा बनेगा, वेरी गुड बेटा। उसके बाद टाइप्स ऑफ सप्लाई तुम्हें होमवर्क दिया था, जो तुमने इतने अच्छे से करा, मुझे मजा ही आ गया करवाने का। मतलब मुझे पता लग गया आगे से तुम्हें होमवर्क नहीं देना, लेकिन तुम आज भी तुम। उसके बाद हम गए डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पे। तो मैंने बताया बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या सप्लाई फंक्शन का मतलब है कि वो फैक्टर्स है जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। सर आपने बोला कौन से फैक्टर्स है, मैंने बोला नंबर 1 प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कैसा रिलेशन था, पॉजिटिव डायरेक्ट। नंबर 2 था प्राइस ऑफ रिलेटेड, इसमें रिलेशन था नेगेटिव और इनवर्स। थर्ड था बेटा प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें भी रिलेशन था नेगेटिव और। फोर्थ था बेटा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में एफिशिएंट चेंज आएगा सप्लाई बढ़ेगी, इन एफिशिएंट चेंज में देर इज नो चेंज इन सप्लाई। फिर आता गवर्नमेंट पॉलिसी, इसमें 2 थे, टैक्स सब्सिडी, टैक्स के साथ नेगेटिव, सब्सिडीज के साथ। फिर आया नेचर ऑफ कंपटीशन, ज्यादा कंपटीशन है तो सप्लाई ज्यादा, कम है तो कम, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फिर आया अदर फैक्टर्स की फॉरेन पॉलिसीज कैसी है, फर्म का गोल कैसा है, मैन मेड फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, एक्सपेक्टेड प्राइस कैसा जा रहा है, ये सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना है। और ये सारे अदर फैक्टर्स है। कौन से फैक्टर्स है बेटा, अदर फैक्टर। बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन लोग गए थे चेंज पे। मैंने बताया चेंज कितने टाइप का होता है, 2। सबसे पहले होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और चेंज इन, और तीसरा वो भी चेंज हुई थी, मत याद दिलाओ, छोड़ो, बदल गई। अच्छा, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ पे सर अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट, एंड ड्यू टू चेंज इन प्राइस सप्लाई चेंजेस। 2 टाइप्स होते हैं, एक्सपेंशन एंड। एक्सपेंशन में प्राइस बढ़ने से सप्लाई बड़ी होती है, कॉन्ट्रैक्शन में अदर फैक्टर कांस्टेंट, प्राइस कम होने से सप्लाई कम।
एक्सपेंशन में अपवर्ड मूवमेंट, कंट्रैक्शन में डाउनवर्ड। फिर आता है चेंजिंग सप्लाई, वहां पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट रहता है एंड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर सप्लाई चेंज होती है। अगर चेंज की वजह से सप्लाई बढ़ गई इट इज कॉल्ड इंक्रीज, सप्लाई घट गई तो डिक्रीज। इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज में बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं सर अदर फैक्टर रिमेन, इसे बोलते हैं सिट्रस वेरिएबल। देयर इज पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड, खत्म। असम्पशन बेटा ये सामने अदर फैक्टर कांस्टेंट होना चाहिए, किसी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लास्ट हमने जो लास्ट क्लास में करा था दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और हमने बताया था यही एक लॉता है जो आपके सिलेबस में, इसके अलावा कोई और नहीं है, ना कोई और टाइप की सप्लाई ना और कोई टाइप की इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी मैंने बताया। लॉ ऑफ सप्लाई बेटा एक क्वालिटेटिव लॉ है क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑफ चेंज बता दी सिर्फ, तो हमें डिग्री ऑफ चेंज को असरटेन करना था, तभी इकोनॉमिस्ट ने कॉन्सेप्ट बिल्ड करा इलास्टिसिटी का। ये क्वांटिटेटिव लॉ है जो हमें डिग्री ऑफ चेंज बताएगी। टेक्निकली हमें ये बताएगा कि आपका सप्लाई कितना अमाउंट से चेंज होगा जब आपके प्राइस में चेंज आएगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, एज इट इज जैसा डिमांड में था, कोई दिक्कत। अब एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, बस एक न्यूमेरिकल, क्योंकि डिमांड में मैंने 15 न्यूमेरिकल करवाए थे, तो यहाँ पे बस एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं डिफरेंस दिखाने के लिए, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट, तो बस एक चेंज है छोटा सा, बस वो बताना। ठीक है, देखो पूरा कॉन्सेप्ट एज इट इज सेम है, पूरा कॉन्सेप्ट 100% सेम है, बस न्यूमेरिकल में जो चेंज आएगा ना वो कैसे आएगा समझ में। मान लो बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आराम से देख लो, नोट मत करना, पहले देख लो, आपको समझना है। बेटा मैंने बोला एक कमोडिटी का प्राइस आपको दे रखा है, इलास्टिसिटी वैसे ही निकलेगी जैसे डिमांड में निकलती थी, बस वहां माइनस में निकलती थी, यहाँ पे प्लस, और कोई चेंज नहीं आएगा, सेम डिट्टो कॉपी। एक टाइप के क्वेश्चन में चेंज आएगा वो बता रहा हूं बस। मैंने बोला प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है ना वो बेटा 10 रुपए से इंक्रीज होके 12 रुपए हो गया। 10 से कितना हो गया, आपकी जो क्वांटिटी है, सर कौन सी क्वांटिटी, डिमांड या सप्लाई, ना ना क्वांटिटी, अभी क्वांटिटी है ना, डिमांड ना सप्लाई, कुछ नहीं पता। आपकी जो क्वांटिटी है इनिशियल वो है बेटा 500 यूनिट्स की, आपको असर्टेन करनी है न्यू क्वांटिटी। क्या असर्टेन करनी है, सर कैसे निकालेंगे। केस नंबर 1 में आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है 1.5, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो टेक्निकली ये डिमांड का क्वेश्चन हो गया। निकालोगे मेरे लिए प्लीज, क्या करोगे, फॉर्मूला लगाना डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू इक्वल रख देना 1.5 के, डेल्टा क्यू निकालना, आंसर निकालना फटाफट। ये वाला तो हमने करा है बहुत सारे क्वेश्चन, डिमांड का क्वेश्चन है नॉर्मल, कटो फटाफट। केस नंबर 1 जल्दी से आप मेरे लिए करेंगे बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा फटाक से कर दो, सिंपल हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल, जल्दी से। शिवम भाई 600 भाई पता करना पड़ेगा, फटाफट कर दो गोपाल भाई। इतना हल्ला कर रहे हैं, 150 150 का चेंज आया होगा, मैं न्यू निकालना 350 करेक्ट है बेटा, नहीं न्यू डिमांड कितनी होगी 350, क्योंकि 150 का तो चेंज है ना। अबे 2 मिनट लग रहे हैं यार, कैलकुलेटर से समय हो गया, कितना आ रहा है, वेरी गुड महिमा जी। कुछ जमाना बंद करोगे तो आएगा ना, साध्या, अरे उसको बोल रहा हूँ पीछे वाली को। अच्छा चल, अरे डिस्कशन मत क्रिएट करो यार, डिस्कशन मत क्रिएट करो, अपना अपना करो शांति से। और नहीं हो रहा बेटा तो टक्करे मार लो दीवारों पे, अगर नहीं हो रहा तो आ जाओ भाई।
सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। आपने ईडी का फॉर्मूला लगाया डेल्टा क्यू डेल्टा पी पी अपॉन क्यू। बिल्कुल जी दिव्या जी, बिल्कुल बढ़िया बेटा। 1.5 इज इक्वल टू क्वांटिटी का चेंज, प्राइस का चेंज, इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी। बढ़िया है, ये तो बढ़िया जी। 1.5 इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, एंड डेल्टा क्यू कितना आएगा बेटा? 150 यूनिट्स। अब जब आप सुनना ध्यान से, जब आप यहां पे बोलोगे न्यू क्वांटिटी तो फॉर्मूला होगा इनिशियल क्वांटिटी, और क्योंकि प्राइस बड़ा है तो डिमांड विल फॉल, तो आपने करा होगा माइनस चेंज इन क्वांटिटी। यानी सर 500 पहले था, 150 से फॉल हुआ, 350 यूनिट्स विल बी न्यू क्वांटिटी। कोई दिक्कत बेटा? अगर ये केस नंबर बी होता, अब यहां से देख लेना, अगर ये केस नंबर 2 होता, ES 1.5, समायरा जी, अगर यहाँ पे सप्लाई का क्वेश्चन होता है, किसका क्वेश्चन होता, तो आपका पूरा सिनेरियो सेम रहता। डेल्टा क्यू निकलता 150 यूनिट्स, डेल्टा क्यू कितना निकलता, ये तो सेम है। बस चेंज जो आएगा ना पूरे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में, एक आएगा कि अगर प्राइस बड़ा है तो बेटा डिमांड के केस में तो फॉल आया, लेकिन सप्लाई के केस में क्या आएगा, तो आपका चेंज आएगा बस न्यू सप्लाई में। न्यू क्वांटिटी सप्लाई जो है वो रहेगी इनिशियल प्लस चेंज। वहां पे माइनस हो रहा था क्योंकि प्राइस राइज में डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पे बस आपको 500 में माइनस की जगह क्या करना है, इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट अलग नहीं है, सेम टू सेम जैसा डिमांड था वैसा ही है, कोई दिक्कत। फिर जान के ही क्वेश्चन कराया क्योंकि यहीं पे चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। 15 क्वेश्चन वहां पे कराए थे सारे लाइन से, क्वेश्चन भी आंसर भी। तो यहाँ पे मैंने बोला दोबारा इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, बस एक चेंज है वो बता दिया। वहां पे आप नेगेटिवली बिहेवियर कर देखते थे, यहाँ पे बिहेवियर कैसा आएगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? चलिए जी, गोपाल भाई समझ आया आपको? पक्के बात? पीछे शिवम, अनीश, सादे जी, महिमा जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट डालो बेटा, फ्रेश पेज। फ्रेश पेज बेटा, एक बार इन्हें बोल दे जाके, इन्हें बोल दे जाके। क्या है यार भाई, फाउंडेशन के बच्चे हैं यार, भाई फाउंडेशन के बच्चे हैं भाई, देख के डर जाता हूँ मैं तो। जय जय भाई। अरे भाई, फ्रेश पेज, पेज को करिए हॉरिजॉन्टल, पेज को करिए हॉरिजॉन्टल। अब साथ साथ नोट करते रहना बेटा, उतनी स्टेज में नहीं हुआ जो मैं आपको समझाऊं दोबारा। हेडिंग डालो लाइन के सेंटर में, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। याद है आपको डिमांड में भी करा था, कितने टाइप की होती थी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इन इलास्टिक। तो सेम कॉन्सेप्ट है भाई, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। आ जाओ भाई फटाफट, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें सप्लाई में वही सारी होती है, रिलेटेड प्राइस होती है,
गोल ऑफ द फर्म की होती है, सारे फैक्टर्स के बेसिस पे, जितने फैक्टर्स उतनी सप्लाई। हाँ जी, हाँ उससे बहुत ज्यादा होती है। आ जाओ भाई, बेटा साथ साथ नोट करना प्लीज, मैंने सब बता रखा है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम लिटरली। पहला लिखो परफेक्टली इलास्टिक, साथ साथ ही बनना भाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होती है सर? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई वो होती है जिसमें आपका पहला पॉइंट लिख लो, कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहला पॉइंट। सेकंड इसका मतलब ये है, यहां पे प्राइस क्या रहते हैं? कांस्टेंट। एंड फिर भी सप्लाई क्या होती है बेटा? चेंज। फुल्ली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे ईएस निकलता है इनफाइनाइट। ईएस क्या निकलता है? इनफाइनाइट। अरे सेम डिमांड की तरह है। अगर आपको डाउट है प्लीज किसी भी पॉइंट में मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर किसी भी पॉइंट में डाउट है दोबारा पूछ लेना, वैसे डिमांड में सब बताया हुआ है। अगर फिर भी स्टिल की सर इनफाइनाइट कैसे है, क्या है, तो आप प्लीज पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होता है फिर भी सप्लाई चेंज होती है, और ईएस की वैल्यू निकलती है इनफाइनाइट, सेम डिमांड की तरह। सेकंड लिखो परफेक्टली इनलास्टिक, कर्व बनता है पैरेलल टू एक्सिस, प्राइस कितना भी चेंज हो सप्लाई में नो चेंज, और ईएस विल बी जीरो। वेरी गुड। बेटा चैप्टर वाइज ना लर्न करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही आपकी बुक खत्म होगी ना, मैं रैंडमली किसी को, जब मेरा मारने का मन करेगा, मैं रैंडमली किसी को भी उठा दूंगा और भाई कूट दूंगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। ना ना ना, हाँ चैप्टर बता दूंगा, चैप्टर बताऊंगा कि कल मारने का मन है, कल मारूंगा, बिजनेस साइकिल के लिए मारूंगा। और जिसको मस्ती लग रही हो बेटा, वो श्रेया को याद कर लो बस। श्रेया है कौन? एक बार मारता उसके बाद आई नहीं है अगले दिन, अभी तक नहीं है, इसलिए यही छोड़ दिया उसने। अरे मजाक करो, साइंस स्ट्रीम की थी वो, उसको दिक्कत हो रही थी, बस उसको छोड़ना, उसको छोड़ना ही था, बस मैंने एक मोटिव और दे दिया छोड़ने का। वो तो रिफंड हो जाएगी यार। आ जाओ भाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सबसे पहला, सर कर्व बना दो पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेकंड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप प्राइस को कितना भी चेंज कर लो, सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। और इस सिनारियो में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी, कोई चेंज नहीं है, मतलब कुछ अलग हो मैं बताने वाला, मैं बताऊं, बाकी सभी सिस्टम ही सेम है पूरा। थर्ड लिखो बेटा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी का मतलब क्या होता था बेटा? वन। तो पहला पॉइंट यहां पे था सर, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू वन। अब इसका इंटरप्रिटेशन ये था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन, जितना प्रपोर्शन प्राइस में चेंज, सेम प्रपोर्शन सप्लाई में चेंज, तभी तो वन आएगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होंगे। और सर इसका जो कर्व बनता था ना, बस यहाँ पे चेंज आएगा, वहां बनता था 45 डिग्री डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोप, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव रिलेशन है ना, बस। ये है अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री। अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री।
हाँ, नेक्स्ट लिखो इलास्टिक और हाईली इलास्टिक और मोर इलास्टिक। तीनों में से कुछ भी बोले, खाली इलास्टिक बोले या हाईली या मोर इलास्टिक, इसमें क्या होगा सर? वेरी गुड। पहली तो सप्लाई इज ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन 1 का मतलब है जो न्यूमरेटर है परसेंटेज इन क्वांटिटी वो ज्यादा होगा प्राइस से। मतलब अगर प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में चेंज आ रहा है और वो चेंज प्राइस से ज्यादा है तो आपकी सप्लाई है इलास्टिक या हाईली इलास्टिक या मोर इलास्टिक। और इस सिनारियो में अगर प्राइस में चेंज आया और उससे ज्यादा प्रोपोर्शन से सप्लाई चेंज आ रही है, प्राइस बढ़ा 10% से, सप्लाई बढ़ रही है 10 से ज्यादा, 11 12 13 14 कुछ भी, तो आपकी डिमांड, इसका एग्जाम्पल, यार ऐसे एग्जाम्पल तो फिट नहीं हो सकता कोई भी, डिमांड में भी नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। सॉरी, प्राइस, नहीं यार ऐसा नहीं हो यार। अब वो ना वो बड़ा कंडीशनल है, इसमें एग्जांपल देना बड़ा कंडीशनल है। हाँ, इन इलास्टिक का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ नेसेसरी गुड्स की, लेकिन बाकियों का एग्जांपल देना बड़ा कंडीशनल है। अब देख गोल्ड का प्राइस मान ले थोड़ा कम हुआ तो उसकी सप्लाई तो कह रहा है ज्यादा बढ़ जाएगी। अबे वो सप्लाई का पूछ रहा है भाई, डिमांड में छोड़ना, यहाँ पे देना ना बड़ा कंडीशनल है, मतलब मैं बता नहीं सकता कि ऐसा ही बिहेव करेंगे, क्योंकि ये ना पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा भाई। अब जैसे तू गोल्ड का भी बोल रहा है, मान ले भाई उसका प्राइस कम हुआ, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, फिर मैं तो नहीं, अबे अभी तो टाटा पल, अभी तो माइक्रो पल लेना। हाँ यार अभी ना, हाँ वैसे ओवरऑल देखा जाता है, हाँ तो सप्लाई ले सकता है, तो वो गोल्ड का एग्जांपल ले सकता है, सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी चला जाएगा ये, मतलब कंडीशनल होगा यार। मैं गोल्ड का एग्जांपल तुझे रिकमेंड नहीं करूंगा, आपकी बुक में भी कोई एग्जांपल नहीं दिया हुआ इसका, ठीक है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कुछ कि आप ऐसा लिखो, क्योंकि कंडीशनल होगा, कुछ सिनारियो में होगा कुछ में नहीं होगा, तो रिजिड नहीं है। हाँ जी हाँ जी, एबल टू परचेज भी तो होना चाहिए ना, अगर मैं एबल टू परचेज ही नहीं हूँ फिर, विलिंग तो हूँ, तेरा प्राइस ड्रॉप हुआ, सोना खरीदने के लिए बहुत लोग विलिंग होंगे, लेकिन उनमें से एबलनेस भी तो चेक करेगा ना तू। डिमांड में तो कर भी जाएगा, इसमें बनेगा बेटा अपवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर, अपवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर, प्राइस में थोड़ा राइज, सप्लाई में उससे ज्यादा राइज। लास्ट आ जाओ इनइलास्टिक वाला। हाँ ये वाला लास्ट वाला बनेगा स्टीपर, बना दो खुद ही बना दो फटाफट। ई एस लेस देन 1, क्वांटिटी का चेंज कम है प्राइस का ज्यादा है, और कब बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग स्टीपर। हाँ लास्ट वाला लिख लो भाई, इनइलास्टिक और रिलेटिवली लेस इलास्टिक। ई एस होगा लेस देन 1, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा इवन प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए। हाँ इसका एग्जांपल मैं बिल्कुल दे सकता हूँ, दैट इज असेंशियल कमोडिटीज। असेंशियल कमोडिटीज की जो सप्लाई ना, वहां पे गवर्नमेंट अपनी कंट्रोल लगा के रखती है, आपने पढ़ा होगा प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग। अब उनके प्राइसेस अगर बढ़ भी जाएंगे ना, फिर भी या कितने भी कम हो जाए, बट गवर्नमेंट जो है ना उनकी सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट में रखती ही है। अब जैसे टमाटर की सिचुएशन थी, टमाटर की सिचुएशन में अभी आपने देखा रिसेंटली प्राइस बढ़ा 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 बहुत बढ़ा,
और जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तब गवर्नमेंट ने, अगर आप थोड़ा सा कनेक्टेड हो करंट अफेयर से, गवर्नमेंट ने 3200 केजीज ऑफ टमाटोज ना अपने बफर स्टॉक से निकाल के दिए, क्योंकि उसे पता भैया एसेंशियल कमोडिटीज है। तब आपको पता है टमाटर की सप्लाई क्यों हुई थी गड़बड़? टमाटर में हुआ क्या था? नासिक में ना टमाटर की जो सबसे लार्ज, नासिक से मेजर आती है प्रोडक्शन, वहां पे ना एक्सेस बारिश के कारण ना पेस्टिसाइड ने टमाटर की क्रॉप खराब कर दी थी। अभी जो हुआ है उसकी वजह से डिमांड तो नॉर्मल थी लेकिन सप्लाई लेवल में रिड्यूस, तो मिसमैच क्रिएट हो गया, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, प्राइसेस क्या होने लग गए? ज्यादा। अब प्राइसेस को नॉर्मल लाने के लिए आपको सप्लाई को लिमिटेड को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो मैच कर पाएगी डिमांड को। तो गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक से निकाला था। हाँ, फिर तो वो ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए जान के रोक देते हैं ताकि और प्राइस बढ़े, जब और बढ़ेंगे तब बेचेंगे। ये सिनारियो है। नहीं नहीं, अबे बफर स्टॉक हर कमोडिटी का होता है बेटा। हाँ, स्टोरेज होती है प्रॉपर, केरोसिन होता है। तुम्हें पता नहीं कि कौन कौन सी कमोडिटीज रखते हैं? अबे 12th में रूरल डेवलपमेंट नहीं पढ़ा? इसमें था सब कुछ। 12th केरोसिन होता है, तेरा वीट, राइस, माजरा, बेस, मेज के अलावा वेजिटेबल्स, कुछ एसेंशियल्स वेजिटेबल्स रखते हैं बट कोल्ड स्टोरेज में। तेरा हाँ, जैसे आलू प्याज टमाटर बेसिक, हर सारी नहीं, जो बेसिक वाली होती है बिल्कुल। हाँ, ये सब नहीं। और भी 4-5 कमोडिटी होती है, मतलब ऐसे फिक्स होती है, किस क्वांटिटी में रखना है वो भी फिक्स होती है। सॉरी, हाँ, स्टेट वाइज भी होता है, सेंटर वाइज भी होता है। और बफर स्टॉक में रहता है ताकि कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए। अगर नेचुरल कैलामिटी नहीं होती तो क्योंकि उन्हें बेचना तो है ही भाई, निकालना तो पड़ेगा वरना खराब हो जाएंगे, पेरिशेबल है, तो पीडीएस में निकालते हैं। राशन होता है ना, राशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें निकालते हैं। टमाटर नहीं निकालते। राशन में केरोसिन मिलता है, शुगर मिलती है, राइस मिलता है। आ जाओ भाई। अभी भी मिलता है यार। नहीं मिलता तो है, मुझे तो लगता है मिलता होगा। अच्छा, मेरे को भी आइडिया नहीं है बट मिल पे एक टाइम पे तो मिलता था। नहीं, मेरे जमाने में ऐसा कुछ नहीं है। 22 रीजनली बता रहा हूँ। नोट करो भाई, नोट करिए भाई जल्दी से। इधर वाली पार्टी हो गया नोट, आगे बढ़े। ये पांचों अगर आप देखो सेम डिमांड की तरह थे, बस चेन एक आ रहा था, कर्व डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड बन रहा है, और वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू थी, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू। खत्म भाई टॉपिक, आगे बढ़ो लास्ट टॉपिक पे। बस एक लास्ट टॉपिक है, वो भी सेम है, कॉपी पेस्ट। नहीं नहीं, ठीक है, फ्रेश पेज निकालो, नॉर्मल वर्टिकली करना, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग प्लीज रिज्वाइन कर लो फटाफट से यार, मीटिंग रिज्वाइन करेंगे जल्दी से। चैप्टर खत्म होने वाला है बस मात्र 5-10 मिनट में। बेटा लाइन के सेंटर में हेडिंग डालो, हॉरिजॉन्टल मत करना, नॉर्मली। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हेडिंग डालेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सर आपने तो बोला था और कुछ नहीं है। बेटा देखो, प्राइस के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन आप याद करो ना 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 वही, आप याद करो, मैंने आपको डिमांड करवाई थी, डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी करवाया था, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस, एडवर्टाइजमेंट, ये चारों करे थे। इसके बाद जो पॉइंट और आर्क था वो तो प्राइस के ही मेथड थे। प्राइस इलास्टिसिटी को कंप्यूट करने के 3 मेथड होते हैं बेटा, तो वहां पे भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं। प्राइस इलास्टिसिटी को कंप्यूट करने के 3 मेथड्स हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल। प्राइस इलास्टिसिटी को कंप्यूट करने के 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला लिखो,
जो हमारा नॉर्मल होता है उसे बोलते हैं परसेंटेज मेथड। जो नॉर्मली अभी हम यूज कर रहे थे जितना भी वो होता है परसेंटेज मेथड। बेटा एक होता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, ये भी निकालता प्राइस इलास्टिसिटी है, लेकिन ये होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालता है, याद है आपको? और अगर दो स्पेसिफिक पॉइंट है तो उसे बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, आप फॉर्मूला मैच कर लेना, एकदम सेम है। परसेंटेज मेथड होता है, एक पॉइंट मेथड होता है, और एक आर्क इलास्टिसिटी मेथड होता है। अभी जो हमने डिस्कस करा परसेंटेज मेथड क्या था सर, इसमें यस होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन, और इसी से मॉडिफाई करके हमने इसका एक नॉर्मल वर्जन निकाला था, दैट इज व्हाट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन, ये तब लगाना है जब कोई मेथड मेंशन नहीं है या परसेंटेज मेथड बोल दिया। अगर कुछ भी नहीं बोला तब भी यही बाय डिफॉल्ट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी यही लगाना है हमेशा। हाँ अगर स्पेसिफिकली बोल दिया पॉइंट, तो बेटा आप सबको पता है यार पॉइंट क्या होता है। पॉइंट में अगर आपको याद हो, हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता था लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। आप नोट्स में जाएंगे वहां पे क्लियरली लिखा हुआ था बेटा फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। और आपको ना एक गड़बड़ बता दो, आपकी बुक में क्या है, अगर मान लो आपको बोला है पॉइंट इलास्टिसिटी का क्वेश्चन निकालना है, आपको बोला है पॉइंट इलास्टिसिटी निकालो, जनरली तो उसका जो क्वेश्चन आता है मैंने बताया था वो आपको कर्व बना के आएगा, याद है आपको? एक कर्व बना होगा ऐसे x 0 y, यहाँ पे आप लोगे प्राइस और यहाँ पे आप लोगे क्वांटिटी। कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग, और आपको पॉइंट दिए होंगे कि भाई ये ए मिड पॉइंट है, ए क्या है मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है 1, याद है? उससे ऊपर ग्रेटर होती रहती है, उससे नीचे लेस होती रहती है, सब बताया था, ऐसे ही है। अगर आपको ना पॉइंट वाइज क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको नॉर्मल फिगर दी है, या आपकी बुक में थोड़ा कुछ कुछ गड़बड़ कर रखी है इन्होंने, आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिया पता है कैसे, कि प्राइस जो है ना वो 10 से 12 हो गया, और जो क्वांटिटी है ना वो 500 से 650 हो गई, और यहाँ पे टेक्निकली क्वेश्चन किसका है? परसेंटेज मेथड का, लेकिन आपको बोल दिया कि पॉइंट लगाओ, तो बेटा ये कुछ नहीं है, यहाँ पे फिर आप परसेंटेज लगा के सॉल्व करना, वही आंसर होगा। अगर डायग्रामेटिकली क्वेश्चन नहीं है, फिगर में क्वेश्चन है, तो पॉइंट इलास्टिसिटी और परसेंटेज मेथड वो सेम चलेंगे। ये आपकी बुक में कर रखा है, सॉरी मुश्किल होगा बेटा, नहीं कर पाएगा तू। मैं समझ गया, तू कह रहा है प्लॉट कर दो सर, है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करियो। पहली बात तो ग्राफ पे एक्यूरेट तू कर नहीं पाएगा, तेरे पास ग्राफ थोड़ी होगा। दूसरी बात ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आप परसेंटेज मेथड ही लगाओगे वहां पे, आपकी बुक में पॉइंट लिख के परसेंटेज लगाए, मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है। इसका एक अपना फॉर्मूला होता है, वैसे मैं आपको बता दूं अगर ऐसे करना होता है ना, इसका अपना फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन में डी पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये पॉइंट का फॉर्मूला है। लेकिन आपके में पॉइंट नहीं लगाया, आपके में ना फॉर्मूला लगा दिया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, बोला पॉइंट है लगा परसेंटेज है, आई डोंट नो व्हाई, पर आपको परसेंटेज ही लगाना है भाई फिर, क्योंकि जो आंसर की होगी वो मॉड्यूल से बन के आती है, तो कोई गड़बड़बाजी मत कर देना इसमें। वैसे तो पहले ही बता दूं क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, आना ही कर्व से है, लेकिन अगर 0.1% आ गया तब के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये गड़बड़ है आपकी बुक में, मुझे नहीं पता अभी तक उन्होंने ठीक नहीं करा इसे, या पता नहीं क्या है, जो भी है। आ जाओ भाई, ये हो गया लोअर अपॉन में अपर, और लास्ट भैया आर्क तो आपका नॉर्मल है जैसा होता है बेटा, आर्क इलास्टिसिटी में लिख लो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेम Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 प्लस Q2, इसे मल्टीप्लाई करते क्या P1 प्लस P2 अपॉन में P1 माइनस P2, यही सेम डिमांड में था, यही सेम सप्लाई में, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना, बच्चे आगे पीछे कर देते हैं। क्वांटिटी वाले में माइनस ऊपर है प्लस नीचे है,
प्राइस में प्लस ऊपर है माइनस नीचे, सॉरी टीएस इज इक्वल टू जो पॉइंट वाला है इस सिनेरियो में बेटा ये वाला कर्व हो गया ना, ये वाला पार्ट पूरा, इसमें तेरा जो कर्व है उसका एंडिंग पॉइंट दिखेगा तुझे कभी? तो अपर सेगमेंट तो कुछ भी है, यहाँ पे इधर जैसे जाएगा, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है सर्टेन करना, बट ये याद रखियो यहाँ से ES की वैल्यू इंक्रीज होते होते इनफाइनाइट चली जाएगी और नीचे वाले पोर्शन में ES की वैल्यू डिक्रीज होते होते जीरो चली जाएगी, ठीक है? जब इसकी पॉइंट इलास्टिसिटी में बहुत वैल्यूज होती है वो इनएक्यूरेट होती है, सप्लाई वाली में, डिमांड में तो सिंपल होती है, इसमें इनएक्यूरेट होती है, तभी वो फॉर्मूले वाली भी गड़बड़ इसमें इसलिए हो रही है। क्वेश्चन डिमांड का ही आएगा, पहले बता रहा हूँ, नोट कर लो भाई जल्दी से। अब देखो वैसे तो हर एक चीज हमने कर ली है, लेकिन जब आप मॉड्यूल खोलोगे ना, मॉड्यूल में पूरी मॉड्यूल में ना बस एक क्वेश्चन है जो आपको गड़बड़ करेगा। अब वो याद क्या कराऊं, अब उसमें ना वैसे मैथमेटिकल इक्वेशन लगती है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उसकी शॉर्ट ट्रिक। एक क्वेश्चन है, अब आप याद ही कर लो। मैथ्स के सेगमेंट में तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा मैथ्स कितना अच्छा है। हाँ जी भाई, इसके नीचे ना क्वेश्चन लिख लो, बस एक ही क्वेश्चन है पूरी मॉड्यूल में जो गड़बड़ करता है बच्चों के साथ, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लोगे अपने आप इलास्टिसिटी के, बस एक क्वेश्चन है वो लिखवा देता हूँ। इंपॉर्टेंट कर लेना, एक ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे पता है क्या बोलता है, सप्लाई फंक्शन इज गिवन बाय Q is equals to -100 plus 10p. Find ES using point method when price is ₹15। बस एक इकलौता ये क्वेश्चन है जो बच्चों को गड़बड़ करेगा, बाकी सारे सिंपल है, सारे बाकी सारे परसेंटेज या आर क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल यही आएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन ही आएगा। 2 बार आया अभी तक पेपर में, दोनों बार यही आया, वैल्यू चेंज करी थी बस, वो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ना आपको चेक क्या करना है, सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो, बोला है पॉइंट मेथड, लेकिन टेक्निकली मैंने बताया पॉइंट मेथड जो होता है उसमें आपका जो फॉर्मूला है ना बेटा, वो मैं आपको करेक्ट बताता हूं। ईएस का फॉर्मूला बनता है dq अपॉन में dp इंटू पी अपॉन में q। dq यहाँ पे डेल्टा q है, dp इज डेल्टा p, चेंज इन प्रोपोर्शन वाला, और p और q दोनों क्या है, इनिशियल। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है, परसेंटेज वाले को ट्रीट करना है, लेकिन यहाँ पे कैसे गिवन होगा बस आपको ये देखना है। अब देखो पहले तो इनिशियल प्राइस आपको पता है कितना है, 15। जब आप इस प्राइस को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको इनिशियल लेवल पे सप्लाई भी मिल जाएगी। यार यहाँ पे प्राइस है कितना, 15। अब इसको मैं पुट करता हूं, Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10 टाइम्स 15, कितना आ गया, ठीक है? तो ये हो गया 15, ये हो गया 50। बट फैक्ट है कि हमें चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस का प्रोपोर्शन नहीं दिया हुआ। अब आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं मैं, इसमें बस यही काम करेगा बेटा। जब भी आपको कोई सप्लाई फंक्शन दिया है ना, इस सप्लाई फंक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो सप्लाई फंक्शन में ना
पी के साथ एक कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ है? 10 जुड़ा हुआ है। हमेशा याद रखना सप्लाई फंक्शन में प्राइस के साथ जो भी नंबर होगा, प्राइस के साथ, वो क्वांटिटी और प्राइस का चेंज का रेशो होता है। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? कंफ्यूज कर रहे हो सर? इस न्यूमेरिकल में हाँ जी, यहां पे ये पूरा जो फंक्शन है, इस फंक्शन में आपको दिख रहा है ये वाला वैल्यू जो प्राइस के साथ है, ये वैल्यू है डी क्यू अपॉन में डीपी। ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपको यहां पे वैल्यू क्या पुट करनी है? सीधा 5। कोई दिक्कत? ये लर्न कर लो। मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बस ये एक टाइप है पूरी मॉड्यूल में जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। उसको बस याद रखना। प्राइस, गोपाल भाई, प्राइस मुझे गिवन था, इस प्राइस को मैंने फंक्शन में पुट करा तो वैल्यू मेरी आ गई 50। तो इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी पता लग गई। बस एक चीज हमें और चाहिए कि सर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, और ये वाली वैल्यू फंक्शन में प्राइस का जो कोफिशिएंट है वो डिनोट करती है। और यहाँ पे 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, जो भी प्राइस के साथ है वो वैल्यू। बस एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसको प्लीज याद रख के चलना, अदरवाइज सिंपल है। इसकी डेरिवेशन वैसे, क्या तुमने 12th क्लास में यार इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ा है? एडीएस पढ़ा है? उसमें यार आपको कंजम्पशन फंक्शन नाम का एक चीज होती थी। कंजम्पशन फंक्शन होता था सी बार प्लस बी वाई, याद होता था? बस ये ऐसा कुछ है। यहाँ पे जो बी होता था ना, दिस इज व्हाट, दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। याद है क्या? इसका फॉर्मूला बता दो कोई बच्चा, मजा आ जाए। दूसरा वाला एमपीएस का फॉर्मूला, एमपीसी का, सॉरी, किसने बोला अभी सही? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा। अब आपका जो सप्लाई फंक्शन था ना, सप्लाई फंक्शन क्या था? -100 प्लस 10 टाइम्स ऑफ प्राइस। ये जो प्राइस है ना, इसका होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा। जैसे यहां का एमपीसी इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था, यहां पे जो 10 है वो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डेरिवेशन है। अब ज्यादा मैथमेटिकल पे नहीं जाता भाई, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आता है। सॉरी, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, बेटा वो एमपीएस का होता था, एमपीसी का था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। बेटा वो सेविंग्स फंक्शन होता था, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। हाँ, अभी ये तो सप्लाई है भाई, नीचे वाला मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे एमपीसी सी अपॉन वाई का चेंज होता था ना, वैसे यहाँ पे ये वाला चेंज होता है, और हमें तो यही चाहिए था, तो मैंने 10 को ये कंसिडर करा। बट आप इस पंगे में मत पड़ो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, खाम का जिनके पास भाई, जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा 12th में, या जिनकी थोड़ी मैथ्स का पंगा है, वो गड़बड़ा जाएंगे। तो सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है, लर्न कर लो। सॉरी, 3, बस 3 आंसर है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्की बात? इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 सप्लाई होता है खत्म। लेकिन क्लास खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक और टॉपिक डाल लो फटाफट जल्दी इसके। जल्दी डालो, जल्दी डालो, फटाफट। तुम्हारी क्लास कब तक होती है? 12:30 से 2 ना? अरे अभी तो बहुत टाइम। आ जाओ, एक टॉपिक बचा है भाई, कसम से इतने भर भर के क्वेश्चन आते ना। मैं हूँ बदमाश, मेरे फूफा है विधायक, और मुझे जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाऊंगा। अबे आजा फटाफट, लास्ट टॉपिक है छोटू सा। अब आपकी बुक में पता नहीं बेटा कौन से नशे फूक के, पता नहीं क्या करके पढ़ा रहा था, क्या कौन से, कुछ क्या पीवी के लिख रहा था बुक। आपकी बुक में
एक टॉपिक है चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम, आपने 11 में पढ़ा है, वो पढ़ा है, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम आता है, फिर कई बार वो डिमांड को इंक्रीज करता है, सप्लाई को डिक्रीज करता है, 11 में पढ़ा था आपने। अब ये है डिमांड सप्लाई चैप्टर, यहीं पे करवाना था बेटा, आपकी बुक में पता नहीं क्या कर रखा है। अगर आपने मार्केट वाला टॉपिक पढ़ा होगा ना, मार्केट, और मार्केट वाले टॉपिक को देखोगे बुक से, तो ये टॉपिक वहां दे रखा है, टॉपिक है डिमांड सप्लाई का, यहां से रिलेट करता है पूरा, पर पता नहीं आपकी बुक में मार्केट में दे रखा है, और इसके क्वेश्चन भी मार्केट में दे रखे हैं। जब आप मार्केट के क्वेश्चन करोगे ना, तो वहां पे आप देखना कि कुछ क्वेश्चन चेंज के दे रखे होंगे कि प्राइस इंक्रीज हो गया या डिमांड इंक्रीज हो गई, उससे इक्विलिब्रियम में प्राइस और क्वांटिटी में कैसा चेंज पड़ेगा, तो वो वहां पे मैंने अवॉइड करा था, पता नहीं क्यों दे रखा है, अब मैं ढंग से पढ़ा सकता हूँ उसे। तो एक छोटा सा टॉपिक वो भी लिख लो, हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेशन ऑफ नेक्स्ट सैटरडे, पूरा सिलेबस चैप्टर 1 को छोड़ के। अबे क्या दिक्कत क्या है, 4 चैप्टर तो 3 तो तुम पढ़ ही आ रहे हो, पहले प्रोडक्शन का दिया, फिर प्रोडक्शन मार्केट का दिया, फिर प्रोडक्शन मार्केट और बिजनेस साइकिल का दिया, तो अच्छा है ना बेटा, क्यूमुलेटिव हो रहा है, चैप्टर वाइज भी लूंगा मैं, टेंशन ना लो तुम परफॉर्मेंस मेजर करो अपनी, बस हर टेस्ट की वो बना लो समरी, किसमें कितने आ रहे हैं, कहाँ मार्क्स कट रहे हैं। तो 2000 बोला था, 200 बोला था मैंने, किडनी का तो नहीं बोला था आपने, आपने जितना पढ़ा उतना अटेम्प्ट कर, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ प्रोडक्शन का, तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा है, मे वाला ना, जितना पढ़ा उतना अटेम्प्ट करना। एक्स 0 y, यहां लिखो क्वांटिटी, बेटा यही डिमांड है, यही सप्लाई है, और यहां लिखना प्राइस। थोड़ा ध्यान से देखना, वैसे तो सिंपल है, तुमने पढ़ा हुआ है पहले से। सबसे पहले भाई देखो, मेरा जो डिमांड कर्व था, डिमांड कर्व, सर डिमांड कर्व जो है वो बनता है समायरा जी डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज माय डिमांड कर्व। हाँ जी बेटा, ये डिमांड कर्व है बेटा, यहां पे हमारा सप्लाई कर्व जो है वो कैसा बनता है बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग। अब मुझे असरटेन करना है मार्केट इक्विलिब्रियम, बेटा मुझे क्या निकालना है, बेटा मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पे आपका क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई होता है बेटा। मार्केट इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब आपका डिमांड और सप्लाई आपस में क्या होते हैं, इक्वल। पहले ये समझो, कोई दिक्कत। तो टेक्निकली अगर आप इसे ग्राफिकली देखें तो डिमांड का इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई का इज अपवर्ड स्लोपिंग, और यहां पे ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट ई, यहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में क्या है, इस सिचुएशन को बोलते हैं क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा, ये बात समझ आती है। मार्केट इक्विलिब्रियम के लेवल पे जो भी प्राइस असर्टेन होगा दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलते हैं इसे, प्राइस एट द लेवल ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। और इस लेवल पे जो भी क्वांटिटी असर्टेन होगी इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। 3 बातें बताई, मार्केट इक्विलिब्रियम, अ प्लेस वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। मार्केट इक्विलिब्रियम में जो भी प्राइस है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, उस लेवल पे जो भी क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये बात समझ आ गई?
अच्छा, अब इसी को एक काम करते हैं, क्या हम एक शेड्यूल से समझे? चलो सर शेड्यूल से समझते हैं। सर आपने बोला ये हम लेते हैं प्राइस, बेटा कमोडिटी का प्राइस है 10 रुपए, फिर बढ़कर कितना हो गया 11, बढ़कर कितना हो गया 12, बढ़कर हो गया 13 और बढ़कर हो गया 14। कोई दिक्कत? यहां पे मैं लेता हूं बेटा सबसे पहले अपनी क्वांटिटी डिमांड। भाई एक बात बताओ, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है? कम। मतलब 10 पे सबसे ज्यादा होगी 100 यूनिट्स, फिर कम होगी 90, 80, 70, 60। ऐसे था, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन जब आप सप्लाई की बात करोगे बेटा, तो उस सिनेरियो में प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी। तो बेटा ये जाएगी 60, 70, 80, 90 और सिद्धार्थ भाई 100। ऐसे ऐसे कोई फिक्स नहीं है, इसलिए भी शुरू कर ले, बस राइज होगी ये पता है, ठीक है? क्योंकि इसलिए मैंने जान के करा है क्योंकि मुझे चीजें शो करनी है बेटा इसमें। अब आप ये वाला लेवल देखो ना बेटा, अगर ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पे आपकी क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो गया? मार्केट, मार्केट इक्विलिब्रियम ये रहा। अच्छा यहां पे समारा जी, अगर आपसे पूछे इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है, इक्विलिब्रियम प्राइस है 12 रुपए और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, कोई दिक्कत? आपको इसे देख के कुछ याद आया कि पहले करवाया क्या मैंने? कहाँ करवाया था? कौन से चैप्टर में? मार्केट में कौन सा टॉपिक? कब करवाया होगा क्या? अच्छा पढ़ रहे हो बेटा, मस्त पढ़ रहे हो तुम लोग सारे, बढ़िया ब्राइट लग रहा है मुझे एकदम तुम्हारा फ्यूचर। चैप्टर था मार्केट, टॉपिक था डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व कैसे बनता था? पहले मैंने इंडस्ट्री बनाई थी प्राइस मेकर, फॉर्म बनाई थी प्राइस टेकर, तो मार्केट इक्विलिब्रियम यही निकल रहा था। अब जाओ मार्केट के नोट्स खोलो, जब सारे फीचर्स खत्म करे थे उसके बाद अगला टॉपिक यही था। छोड़ो यार, पिछले जन्म की बात है, क्या याद करोगे? छोड़ो छोड़ो, लिखा तो बहुत कुछ है तुमने। हाँ लिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। वहां पे भी निकल रहा था मार्केट इक्विलिब्रियम, प्राइस मेक हो गया था इक्विलिब्रियम प्राइस, और वही फर्म क्या कर रही थी? टेक कर रही थी। करा तो तुमने बहुत कुछ है। आ जाओ भाई, नोट कर लो, नोट कर लीजिए बेटा प्लीज। हाँ जी भाई, जिस चैप्टर में लगेगा बनाना उस चैप्टर में बना दूंगा, अदरवाइज है नहीं उसमें कुछ ऐसा। थोड़े बहुत है, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है, बाकी है दो तीन चैप्टर तो है जिनमें बना सकता हूँ, पार्टली देखूंगा, कुछ बनाऊंगा कुछ करूंगा। यहाँ कोई दिक्कत? शॉर्टेड है? बताओ भाई, कोई डाउट है तो जल्दी बोलो यार, ठीक है? अब इसमें से आपको क्वेश्चन कैसा आएगा ये देखो, मेन मामला क्वेश्चन, ये कुछ नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कैसा है। जो अब इसके क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं दिखेंगे इस यूनिट में, क्योंकि टॉपिक यहाँ नहीं दे रखा, पता नहीं क्यों मार्केट में दे रखा है। तो मार्केट के जब आप लास्ट के क्वेश्चन देखोगे ना, 103 क्वेश्चन है, लास्ट में थोड़े ज्यादा है फ्रीक्वेंटली, 70-80 क्वेश्चन के बाद इसके 8-10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है? तो वहां देखना आप, अब आप समझ जाओगे, पहले तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, क्वेश्चन सिंपल आएगा। क्वेश्चन बोलेगा कि भाई मान लीजिए आपकी जो डिमांड है
वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, एंड ड्यू टू एनी रीजन आपकी जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है। जल्दी से बता दो भैया कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, जहां पे भी इक्विलिब्रियम प्राइस दिख गया एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखो भाई कैसे करना है। पहले डिमांड सप्लाई, बेटा ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम। अब अगर डिमांड इंक्रीज हुई है, सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई में देयर इज नो चेंज, सप्लाई तो वैसे रहेगा। जब डिमांड इंक्रीज होती है तो कैसी मूवमेंट आती है, कैसी मूवमेंट आती है, राइटवर्ड मूवमेंट। कैसी मूवमेंट आती है, मूवमेंट आता है, राइटवर्ड शिफ्ट आता है। कैसा आता है, राइटवर्ड। याद है बेटा आपको। तो इस कर्व में होगा क्या, आपको कर्व बना के करना है, अपने अंदाजे से मत कर देना। सप्लाई कर्व को सेम रखते हुए, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई है, तो अब डिमांड कर्व को, ये डिमांड कर्व है, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट दे दो एंड दिस इज योर न्यू डिमांड कर्व D1। ये क्या है बेटा, नया इक्विलिब्रियम आएगा E1 पे, जहां पे डिमांड और सप्लाई अभी इक्वल है। नया वाला डिमांड सप्लाई तो सेम है। अगर आप नोटिस करो प्राइस भी बढ़ गया और क्वांटिटी भी, डायग्राम बना के आंसर करना, पहले बता रहा हूं, देख के मत कर देना। टेक्निकली देख के पता है, अगर डिमांड बढ़ जाएगी सप्लाई वहीं रहेगी तो प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन क्वांटिटी का भी तो इंपैक्ट देखना है ना, बहुत ध्यान से। और एक तो एग्जांपल और देता हूं, देखो। अब वो कह रहा है डिमांड इंक्रीज हुई है, ऐसे बोलेगा, कहेगा सप्लाई इंक्रीज हुई है और दोनों सेम प्रोपोर्शन के इंक्रीज हुए, डिमांड भी बढ़े सप्लाई भी बढ़े, और कुछ नहीं बोला या फिर क्लियरली बोला सेम प्रोपोर्शन है, तो कहेगा बताओ क्या होगा। भाई देखो, पहले देखो, ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम, ये क्या आ गया, प्राइस, और ये क्या आ गया, डिमांड इंक्रीज है तो कैसा शिफ्ट, राइटवर्ड। सप्लाई इंक्रीज में भी, लेकिन दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल है, तो याद रखना, जितना विड्थ डिमांड को शिफ्ट करा है ना, सेम विड्थ से सप्लाई शिफ्ट करना। अब मेरे पास स्केल नहीं है, तो जब आप इसे करोगे ना, सप्लाई को राइट दे दो सेम विड्थ से, तो आप नोटिस करोगे कि आपका नया इक्विलिब्रियम आएगा यहां पे, दिस इज इवन, प्राइस विल रिमेन, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, लेकिन फिर आपकी क्वांटिटी क्या होगी, तो ऑप्शन दिए होंगे, प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ राइज, प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ फॉल्स, प्राइस कांस्टेंट क्वांटिटी राइज, क्वांटिटी कांस्टेंट प्राइस राइज। सी ऑप्शन, प्राइस कांस्टेंट क्वांटिटी राइज। टेक्निकली मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको किसी भी कॉम्बिनेशन, मल्टीपल 16 केसेस है टोटल, टोटल केसेस कितने, अगर मैं बनाऊं, देखो कैसे, डिमांड इंक्रीज सप्लाई कांस्टेंट, डिमांड डिक्रीज सप्लाई कांस्टेंट, दो केस हो गए, डिमांड कांस्टेंट सप्लाई इंक्रीज, डिमांड कांस्टेंट सप्लाई, चार केस, ये हो गए। अब देखो हम भागे, डिमांड इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज सेम प्रोपोर्शन, डिमांड डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज सेम प्रोपोर्शन, डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज सेम प्रोपोर्शन, और डिमांड डिक्रीज सप्लाई इंक्रीज सेम, ये चार अलग हो गए। नेक्स्ट, डिमांड इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, पर डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है तो डिमांड को ज्यादा शिफ्ट करना, सप्लाई को कम, डिमांड इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, या अभी के काम करते ना, ग्रेटर वाले कर लेते सारे, ठीक है। एक बार डिमांड डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज, डिमांड का डिक्रीज ज्यादा, और एक बार डिमांड डिक्रीज बट सप्लाई इंक्रीज, डिमांड का इंक्रीज, ये हो गए 12। और अब यही सेम होंगे, बट ये कहां चला जाएगा, 16 में से कोई भी केस आए, कोई टंटे नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी बनाओ, फिर केस चेक करो आराम से, इंक्रीज में राइट वर्ड, डिक्रीज में लेफ्ट वर्ड, इक्वल है तो विड्थ सेम रखना, अनइक्वल है तो विड्थ उस हिसाब से मैनेज करना, स्केल और पेंसिल से बनाना तभी एक्यूरेट बनेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत, पक्का। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा। अब
होमवर्क दूं क्या तुम्हें एक छोटा सा, करके आओगे? अगर नहीं करके आओगे तो मत आना, जीना व्यर्थ है फिर तुम्हारा। अब तुम कह रहे हो मैं हम ही को पढ़ते नहीं है, तो मुझे पढ़वाने के लिए एटलीस्ट एक बार कॉपी तो खुलवानी पड़ेगी ना। गलत बात है ना भाई ये। छोड़ दो लो और मैथ्स पढ़ना। इको का, इको का नंबर ही नहीं आता। सही नंबर चल रहा है बेटा। सारे नहीं आया अभी। स्कैनर नहीं आया अभी। कोई दिक्कत है? आरटीपीएम में क्या? हाँ वो मैं ला रहा हूँ आपको, वो देता हूँ मैं। पहले एक बार हम वो कर ले, पहले सिलेबस खत्म कर ले, उसके बाद क्वेश्चन चैप्टर वाइज एमटीबी उठाएंगे, ठीक है? और एक दिन बनाएंगे, जैसे ऐसा करेंगे ना, हमारी वीक में 3 क्लास होती है, इको खत्म हो जाएगी, एक क्लास में इसका मैं समरी कराऊंगा डिमांड सप्लाई का, एक क्लास में मान लो क्वेश्चन करते हैं हम इसके बैक के, फिर 2 क्लास में हम करते हैं चैप्टर नंबर 1, तो 4 से 5 क्लास में पूरा सिलेबस डन हो जाएगा। उसके बाद हम बीसीके स्टार्ट करेंगे। मैं करूंगा ये, वीक में 2 क्लास बीसीके की रहेगी, ठीक है, मंडे वेंसडे या मंडे और फ्राइडे, और बीच में जो वेंसडे वाली क्लास है उसमें हम करेंगे इको, और इको के चैप्टर वाइज करेंगे क्वेश्चंस स्कैनर के, ठीक है? एक दिन निकालेंगे, बिजनेस साइकिल खोलेंगे, मान लो जितने भी क्वेश्चन है आराम से करते रहेंगे। हाँ हाँ, पहले मैं बता दूंगा बिजनेस साइकिल है, तो जब हम बिजनेस साइकिल करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज करके आना। 100 में से 80-90 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर दोगे, रिमेनिंग जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अगर होंगे 10-5 कुछ होंगे तो हम वो लर्न कर लेंगे, साथ के साथ कुछ नोट्स में ऐड कर लेंगे। कोई दिक्कत? ओरल टेस्ट टाइप ले लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट सैटरडे। हाँ होपफुली अभी तक तो यही है। अरे होमवर्क तो दिया ही नहीं। होमवर्क में काम करो ना, बस 2 केस बना लेना, बस 2 केस। डिमांड इंक्रीज ग्रेटर देन सप्लाई डिक्रीज, चेंज बताना इक्विलिब्रियम में क्या आएगा। इक्विलिब्रियम में चेंज कैसा आएगा? प्राइस और क्वांटिटी तीनों में, ठीक है? और एक डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज, डायग्राम बनाने को अभी पूरा डायग्राम, ठीक है? ये 2 केस होमवर्क में हो जाए तो आ जाना, वरना घर ही बैठना, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में प्राइस और क्वांटिटी का चेंज बताना है डायग्राम के साथ। पहले बता रहा हूँ डायग्राम देखूंगा, और जो कॉपी में करोगे वही कॉपी लेकर आना। सिद्धार्थ भाई मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास, डिमांड और सप्लाई की समरी करेंगे। टाटा बाय बाय।